हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिन से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आई हैं क्योंकि कुछ काम चल रहा था। अभी एकदम फ्री हो गए हैं। आज के बाद आपको इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेगा। इस वीडियो में आपके कक्षा 10 के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं उन सबको कराया जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल भैया सही है। इसने कहा है सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, कहा है कौन सा सही नहीं है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, ये ऑप्शन गलत है और गलत ही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं होती है, यानी प्रकाश कभी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण देखा होगा, समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है, यानी ये बिल्कुल भी मुड़ा नहीं होता है। तो इसकी फोकस दूरी कहाँ तक जा सकती है? अनंत तक जा सकती है। इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। आवर्धन पूछा है। आवर्धन m बराबर हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी m बराबर होता है I/O, है ना। अब हम लोग समतल दर्पण के लिए जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है। तो यानी I और O आपस में यदि बराबर होगा तो I O से कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तब की स्थिति में समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए, निकट रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो वह दर्पण कैसा होगा? अगर निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने और दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। याद रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण होता है जिससे आभासी वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। केवल किससे? अवतल दर्पण से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति का क्या होगी, यानी वस्तु कहाँ पर रखा होगा? तो उस समय वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा होगा। जब अवतल दर्पण, देखिए यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? अवतल दर्पण की कर रहा है। तो जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है तब की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा दूर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या कह रखा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, इस स्थिति में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें फार्मूला यूज होगा 1/f = 1/v + 1/u। ये हमें दर्पण फार्मूला यूज करना होगा और दर्पण फार्मूले का यूज करके ही बताना होगा। इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकाली जाती है, तो आप चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं। तो बशर्ते इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा, क्योंकि इसने कहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। 20 सेंटीमीटर पर वस्तु अगर रखी है तब की स्थिति में क्या होगा? हमने अभी फार्मूला बताया 1/f बराबर 1/v + 1/u से जब कैलकुलेट करेंगे आप v का मान निकालेंगे तो v का मान निकलेगा कितना? 10, और 10 जैसे ही निकलेगा तो ये दर्पण की वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या r/2। वक्रता त्रिज्या इसने दिया है 20, तो कितना हो जाएगा? 20/2, 20/2 हो जाएगा, 2 दहा में 20, यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फिर फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? निगेटिव। तो यानी हमारा तो आंसर आया 10, और 10 कौन सा? निगेटिव। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा चीज़ जान लीजिए यहाँ पे। अगर अवतल दर्पण की बात करेगा तो उसका फोकस दूरी निगेटिव होता है। अगर उत्तल दर्पण की बात करेगा तो उसका फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण लिखा होता तो। अब चूंकि अवतल दर्पण लिखा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है कितनी होगी? देखिए फिर से क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी f बराबर r/2, ये हम लोग जानते हैं। r दे रखा है 32, तो 32/2 हो जाएगा, यानी 2 16 में 32, 16 आ जाएगा। अब 16 कैसा? प्लस की माइनस? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन शायद सही से नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर वैसे 20 सही है, लेकिन आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा। वक्रता त्रिज्या इसमें दे रखा है और फिर से वही बात कर रहा है फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या r/2 और 32/2, यानी 2 16 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? अब दृष्टि क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगर समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण ऐसे देखो सामने सामने देख सकता है, यानी समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र दर्पण के बराबर बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे अवतल की, तो अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर पालिश होता है और आंतरिक पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक होता है, यानी अवतल दर्पण कुल मिला के इतना भाग दे सकता है। लेकिन अगर वहीं पर उत्तल की बात करते हैं तो उत्तल में आंतरिक भाग पे पालिश होता है पर उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, यानी कुल मिला के इधर से लेके इधर तक देख सकते हैं। तो आप ही देख के बताइए कि किसमें दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक दृष्टि क्षेत्र बन रहा है, यानी उत्तल दर्पण में सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र बनता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? देखिए उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो भैया आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो यानी वह सीधा बनता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि आभासी व सीधा बनता है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो भैया वो होगा आभासी। कैसा होगा? आभासी होगा। लेकिन प्रतिबिंब यदि उल्टा हो रहा है तो वो बनेगा वास्तविक। ठीक है, सीधा बनेगा तो आभासी, उल्टा बनेगा तो वास्तविक। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। और उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। तो जब सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, इसलिए कैसा बनेगा? सीधा और आभासी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है, फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हों आपको प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण भैया कौन सा है? तो वह दर्पण या तो उत्तल हो सकता है या समतल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, और समतल दर्पण से भी प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि वह दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से ही प्रतिबिंब सीधा और आभासी मिलता है। तो यहाँ पे सदैव सीधा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है,
तो इस क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना, क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 कई बार आया हुआ है। क्या दे रखा है देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी f = दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। भैया फिर वही क्वेश्चन फंस गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। f = होता है r/2, तो r बराबर 2f हो जाएगा, और हमसे वक्रता त्रिज्या ही तो पूछा है, फोकस दूरी दिया है 10, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 × f का मतलब 10, और 2 दहा में कितना होता है 20 होता है, लेकिन प्लस का 20 की माइनस का 20, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण दे रखा है, उत्तल के लिए फोकस दूरी प्लस होती है तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस होगी, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कहे तो अधिकतम भैया बैगनी रंग में होता है, अगर कह दे कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम तो न्यूनतम लाल रंग में होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर अधिकतम की बात करेगा तो बैगनी होगा, न्यूनतम की बात करेगा तो लाल होगा, ठीक है। यहाँ पर बात किसकी किया है, अधिकतम की बात किया है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम जो होगा वो किसके लिए होगा, बैगनी रंग के लिए होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, f है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होगा। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो फोकस दूरी f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r/2, ठीक है। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, तो r बराबर निकाल लीजिए, r बराबर हो जाएगा 2f, यानी r बराबर 2f कहीं पे है कि नहीं, तो r बराबर 2f अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कितने कोण पर विचलित होगी। तो विचलन का मतलब होता है आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के मध्य अंतर कितना है। अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, I में से R को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि हमेशा I जो होगा वो बड़ा होगा, R जो होगा छोटा होगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, ठीक है, तब की स्थिति में इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा I-R। चाहे I-R कहें या R-I कहें, दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी मिले वही टिक कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विचलन जो होगा वो I-R के बराबर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन भैया देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है। देखिए कह रहा है लंबवत आपतित होता है, यानी आपतन कोण I बराबर दे रखा है 90 अंश, ठीक है। लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब 90 अंश होता है, ठीक है। तो I बराबर 90 अंश दे रखा है, कह रखा है तो अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, यानी R का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं भैया I + R जो होता है वो सदैव 90 अंश होता है, इस बात को याद रखिएगा। I + R बराबर 90 अंश, यानी आपतन कोण प्लस अपवर्तन कोण बराबर 90 अंश। I बराबर दिया है 90 + R बराबर हो जाएगा 90, बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी R बराबर 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 में से 90 ज्ञात कितना बचेगा, 0 अंश बचेगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपवर्तन कोण का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 अंश निकलेगा, ठीक है। दूसरे तरफ जब 90 जाएगा, 90 में से 90 घट के 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए लेंस बनाने के लिए वही पदार्थ प्रयुक्त किए जा सकते हैं जो कि पारदर्शी हों, यानी लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ का होना जरूरी है। जल भी पारदर्शी होता है, कांच भी पारदर्शी होता है और प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है। अब कहेंगे प्लास्टिक थोड़ी ना पारदर्शी होता है, लेकिन कुछ प्लास्टिक होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, यानी प्लास्टिक से कांच बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी कभी भी पारदर्शी नहीं होता है, इसलिए मिट्टी का उपयोग कभी भी लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया रखा है फटाफट से देखते हैं। हाँ एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर दे रखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस कौन सा है। देखिए माइनस दे रखा ना, चिन्ह से यहाँ पकड़िए। अगर हम लोग बात करें किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो भैया अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सबको पता है। और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है,
तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और यहाँ पे -15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या होंगे, दोनों ही अवतल होंगे। ठीक है, दर्पण भी अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा, तब की कंडीशन में दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भैया क्या दे रखा है देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्नलिखित में से आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि डिक्शनरी में छोटे अक्षरों को पढ़ना है, तो छोटे अक्षर को अगर पढ़ना है तब की स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के अवतल लेंस का, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, छोटे अक्षरों को पढ़ना है, लेकिन अब कहेंगे कि जो अक्षरों को बढ़ाने का काम करता है वो उत्तल लेंस करता है। हाँ, उत्तल लेंस करता है, ये बात श्योर है, लेकिन हमें अक्षर पे लेंस को रख के नहीं देखना है। अगर रख के देखना होता तो उत्तल लेंस प्रयोग करते, लेकिन हमें चश्मा लगा के अक्षर को पढ़ना है ना, तो चश्मा लगा के जब अक्षर को पढ़ना है तब की स्थिति में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, हम लोग अवतल लेंस प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। देखिए यानी क्या दे रखा है कि किसी वस्तु की दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और किसी प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के लंबाई का अनुपात कितना होगा। हम लोग जानते हैं m बराबर v/u बराबर I/o, ये तो हम लोग जानते हैं। इसने पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, तो यहाँ से I/o बराबर हो जाएगा v/u, और v होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी इसने दे रखा है देखिए 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 30 बटे में u का मान कितना है 10 है, तो u बराबर जैसे ही 10 करेंगे ये कट जाएगा और आ जाएगा 3/1, 3/1 यानी 3 हो जाएगा, और 3 जो है वो क्या है 1 से अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि जो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा 1 से अधिक निकलेगा। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है। ठीक है, आवर्धन क्षमता इसको कहते हैं। अगर लेंस के मामले में यूज कर रहे हैं तो आवर्धन क्षमता, दर्पण के मामले में यूज कर रहे हैं तो रेखीय आवर्धन कह देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है 1 से कम, 1 से कम नहीं होगा, ये गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1 से कम नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए। बिंब मतलब वस्तु होता है। ठीक है, अगर उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तब की स्थिति में उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र C पर रखना चाहिए। ठीक है, और वक्रता केंद्र C से लेंस की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तो क्या आंसर में कहीं वक्रता त्रिज्या पर दिया है क्या, वक्रता त्रिज्या पर दे नहीं रखा। लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि मुख्य फोकस पर रखोगे तो समान लंबाई का प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर देखिए f बराबर होता है R/2, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। 2f यानी फोकस दूरी का जो दोगुना होता है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, और हमने अभी जस्ट बताया कि जब वक्रता त्रिज्या पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब समान लंबाई का बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर अगर वस्तु को रखते हैं उत्तल लेंस के सामने तो समान लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या ना देके फोकस दूरी का दोगुना दे दिया है, फोकस दूरी का दोगुना ही तो वक्रता त्रिज्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भैया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हाँ कि यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर वस्तु को रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर वही बात कर दिया भैया, 2f पर रखना है, अगर 2f पर रखोगे तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस के अगर 2f यानी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखते हैं तो वस्तु की लंबाई और स्थिति बिल्कुल बराबर प्राप्त होती है। तो 2f पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रखा है।
क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, वो भी मीटर में, और f देखिए अगर ध्यान से तो मीटर में दे भी रखा है ना। अगर सेंटीमीटर में देता तो यही हो जाता 100/f सेंटीमीटर में, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दिया होता तब। चूंकि फोकस दूरी मीटर में दिया है तो P बराबर 1/f लग जाएगा। क्षमता हमें निकालना है P बराबर 1/, और f यानी फोकस दूरी का मान 1 ही दे रखा है, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो 1 डायोप्टर तो ऐसे हो गया। अब देखना है जो क्षमता आ जाएगा वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जिसके कारण क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। यानी आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी +1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर दिया, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। अगर मीटर में होता तब तो 1/f मीटर लग जाता, पर सेंटीमीटर इसलिए 100/f सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 100/f का मतलब कितना है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी 50 हो जाएगा, 50 दूना 100 आ जाएगा 2 डायोप्टर। अब 2 डायोप्टर क्षमता लेंस की तो आ गई, पर प्लस की 2 की माइनस की 2, ये मेन फोकस करना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर लेंस कौन सा है, उत्तल, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो लेंस की क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक होगी, यानी +2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ऊपर। हाँ, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अब की बार क्षमता दे दिया, P बराबर दे दिया है, कह रहा है रखा है फोकस दूरी कितनी होगी। सेंटीमीटर में सारे ऑप्शन है, तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला हमें लगाना है। P बराबर कितना, 100/f सेंटीमीटर, है ना। f बराबर निकालोगे कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 100/p, यानी यहाँ से आ जाएगा 100/p का मान कितना दिया है, P का मान दे रखा है 5, तो 5 को 100 में भाग करोगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब प्लस का 20 कि माइनस का 20, तो देखिए यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी निकलती है वो प्लस की निकलती है, यानी फोकस दूरी हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। यहीं पर अगर अवतल होता तो -20 सेंटीमीटर हो जाता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर क्षमता मान लीजिए 5 ही डायोप्टर दिया है, लेकिन फोकस दूरी यहाँ मीटर में होता, तो हम लोग मीटर वाला फार्मूला यानी P बराबर 1/f केवल यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं वो सभी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पे लेंस का नाम नहीं दिया, लेकिन माइनस दे दिया है, तो हम लोग वैसे ही मान लेंगे कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, सॉरी अवतल लेंस है, दर्पण नहीं। यहाँ पर दर्पण में क्षमता नहीं होती, लेंस में होती है। यहाँ पर कौन सा मान लेंगे, अवतल लेंस है। तो देखिए P बराबर दिया है -10 डायोप्टर, ये P बराबर दिया है, और सब सेंटीमीटर में है, यानी 100/f बराबर लगाना है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 100/f सेंटीमीटर। यहाँ से f निकालेंगे क्या हो जाएगा, 100/p हो जाएगा। तो 100/p का मान कितना दिया है, माइनस का 10 दिया है, 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब -10 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है कि -10 सेंटीमीटर इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। क्षमता दी है, फोकस दूरी निकालना था, फटाक से हमने निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दे रखा है भैया। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चे को रटा है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड पूछे तो बता देना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश कितना जाता है,
3 लाख किलोमीटर जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 के आगे कितना जीरो, तो 3 के आगे लगा देना तुम चुपचाप 5 जीरो, ठीक है। लाख में 5 जीरो होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? क्या कह रखा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? तो पहली शर्त दे रखा है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हो। नहीं भैया, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश सघन से कहाँ जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए, ना कि विरल से सघन में। पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्रकाश किरण जो होना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए? नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए? अभी बताया हमने, ज़्यादा होना चाहिए, बराबर या कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच यानी जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर निकालनी हो तो अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला होता है c/v, जहाँ c है निर्वात में प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है हमें, यानी कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा कितना? v बराबर हो जाएगा c/n, और c का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, n का मान है 1.5। इसे डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि 3/1.5 तो 1.5 दूना होता है 3, तो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी फार्मूले में आप रख के निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से इसको खत्म करते हैं, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन ही रह रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ बशर्ते, लेकिन इसको आप लोग लगा के सॉल्व करके बताइएगा इसका कितना आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 0.2 मीटर फोकस दूरी का क्या उत्तल लेंस हो जाएगा। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने किसने एकदम सही लगाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दे रखा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए बात किसकी कर दिया है? अवतल लेंस की कर दिया है, यानी कौन सा आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो हम तो ऐसे ही ऑप्शन देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि -0.2 डायोप्टर होगा, क्योंकि और सब पॉजिटिव है, यही एक निगेटिव है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन देख के बता सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व इसको कर लेते हैं। क्या कर रखा है? फोकस दूरी 5 मीटर है, तो हम लोग जानते हैं क्षमता P बराबर 1/f मीटर में। तो 1/f का मान कितना दिया है? 5 दिया है। 1/5 यानी 0.10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 0.2 मीटर 0.2 डायोप्टर आ जाएगा, और 0.2 डायोप्टर प्लस में कि माइनस में? तो अवतल लेंस है तो इसलिए माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा। देखिए क्या कह रखा है? वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और आकार में कुछ छोटा होना चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो सदैव बनता है वो हमेशा किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। एक बात याद रखिएगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया और इस वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कंटिन्यू अब वीडियो आपको मिलता रहेगा। जैसे आज आपको पहले चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन के सारे वीडियो मिल गए, वैसे ही चैप्टर नंबर 2 के कल वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।